हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं, जिसके अंतर्गत आपको यूट्यूब पे डेली 2 क्लासेस मिलती हैं। मॉर्निंग के 8 बजे के क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड माध्यमिक आचार्य के सोशियोलॉजी के सिलेबस को, जहां पे आप लोगों को आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट वाइज टॉपिक वाइज सिलेबस को कवर करवाया जा रहा है। और आपको जो टॉपिक करवाए जा रहे हैं उसके कंप्लीट स्टडी मटेरियल जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, वो आपको पेड ग्रुप में मिल जाएंगे। तो वैसे स्टूडेंट जो पेड ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स को परचेस कर सकते हैं। साथ ही साथ रात के 8 बजे आप लोगों को कवर करवाया जा रहा है बीपीएससी टीआरडी 4.0 का सोशियोलॉजी के सिलेबस को, जिसका कि प्राइस सिर्फ 1000 है। इसमें आप लोगों को पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के ही स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए जाएंगे, जहां पे आप लोगों को आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो समाजशास्त्र का विषय है उसे कंप्लीट करवाया जा रहा है। और अभी जो हम लोग क्लास कर रहे हैं इसके अंतर्गत एनसीईआरटी सीरीज़ को कर रहे हैं। एनसीईआरटी सीरीज़ का करने का मतलब हुआ जो आपका एनसीईआरटी का बुक है, ठीक है, जो वो आपका समाजशास्त्र का किताब चलता है उसमें जो चैप्टर में आपके टॉपिक मेंशन किए उसको तो मैं कवर करवा ही रही हूँ। साथ ही साथ उस टॉपिक से रिलेटेड अगर कुछ भी और भी एक्स्ट्रा में इम्पॉर्टेंट हो तो उसको भी कवर करवाया जा रहा है। तो क्लास को लास्ट तक आप लोग ज़रूर देखिए, और अगर आपको क्लास हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के भी शेयर भी कीजिए। तो देखिए, कल के क्लास में लास्ट हम लोगों ने देखा था कि हमारा जो एनसीईआरटी क्लास 11 भाग 1 का चैप्टर नंबर 2 था समाजशास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली, संकल्पनाएं एवं उनका उपयोग। इसके अंतर्गत हम लोग सामाजिक समूह एवं समाज को देखे थे, समूहों के प्रकारों को देखे थे, समुदाय अथवा समाज का बोध को देखे थे। उसके बाद इस चैप्टर में और कौन कौन से शब्दावलियों का प्रयोग किया गया है तो सामाजिक स्तरीकरण, जाति, वर्ग, परिस्थिति, भूमिका, सामाजिक नियंत्रण और सामाजिक नियंत्रण के महत्व। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने लास्ट जो ख़त्म किया था कि समुदाय के आवश्यक तत्वों को कंप्लीट किया था। आज हम लोग देखेंगे अंतः समूह और बाह्य समूह क्या होता है। तो जिस प्रकार से प्राथमिक समूह की अवधारणा किनके द्वारा दी गई थी, एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो प्राथमिक समूह की अवधारणा दी गई थी कूले जी के द्वारा, ठीक है, किनके द्वारा, कूले के द्वारा। और द्वितीयक समूह की अवधारणा किसने दी थी तो किंग्सले डेविन्स ने और होवान्स ने, जॉर्ज होवान्स ने। ये चीज़ को याद रखिएगा। उसी प्रकार से हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अंतः समूह और बाह्य समूह। क्या है अंतः समूह और बाह्य समूह। इसकी अवधारणा किनके द्वारा दी गई है तो समनर जी के द्वारा। किनके द्वारा, समनर। इनकी पुस्तक का नाम क्या है तो फोकवेज, ठीक है, समाजशास्त्र का जिसको बाइबल भी बोला जाता है। अब है कि अंतः समूह और बाह्य समूह है क्या। नाम से तो आप लोगों को पता चल ही जा रहा होगा। जिस समूह के अंतर्गत हम की भावना होती है, जिसमें हम लोग हम से संबंधित होते हैं, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, अंतः समूह होता है। और जिससे हमारा मतलब द्वितीयक टाइप का रिलेशन होता है, द्वितीयक संबंध होता है, वो बाह्य समूह कहलाता है, ठीक है। या फिर हम बोलते हैं हम समूह जो होगा वो अंतः समूह होगा, और वे समूह, वे, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, आपका बाह्य समूह के अंतर्गत आ जाएगा। तो जो भी संबंधित होने की जो भावना होती है वो अंतः समूह की पहचान होती है। यह भावना हम पर आधारित होती है और वे से अलग होती है। तो वे कौन सा हो जाएगा तो वो बाह्य समूह की अवधारणा हो जाएगी। जैसे एक विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र उस विद्यालय में नहीं पढ़ने वाले बच्चों के विरोध होते हैं। आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उस स्कूल में जितने स्टूडेंट है तो उसके साथ आपका रिलेशन कैसा होगा, अंतः समूह का होगा। जो दूसरे स्कूल में स्टूडेंट पढ़ते हैं वो कैसे हो जाएंगे तो वो बाह्य समूह, मतलब वे समूह के अंतर्गत होंगे। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वो है संदर्भ समूह। किसको पढ़ेंगे तो संदर्भ समूह को पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे संदर्भ समूह। तो देखिए, संदर्भ समूह का सर्वप्रथम प्रयोग 1942 में हर्बर्ट हाइमन जी के द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम प्रयोग कौन किए थे, हर्बर्ट हाइमन किए थे, ठीक है।
सर्वप्रथम अगर प्रयोग बोलेगा तो किनके द्वारा किया गया था, हर्बर्ट हाइनमैन ने किया था। और इनकी कौन सी पुस्तक थी, द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस, किस में की थी, द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस में की थी। लेकिन इसका विस्तार पूर्वक वर्णन किनके द्वारा किया गया, तो मर्टन महोदय के द्वारा। सर्वप्रथम प्रयोग हर्बर्ट हाइनमैन, विस्तार पूर्वक प्रयोग कौन किए थे, तो आपके मर्टन महोदय किए थे। उनकी पुस्तक का नाम क्या था, तो सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। क्या नाम था, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और मर्टन ने अपना जो संदर्भ समूह की अवधारणा दी, सर्वप्रथम प्रयोग तो हर्बर्ट हाइनमैन ने किए थे, लेकिन जब मर्टन ने अपना इसके संदर्भ में बात की तो वो किस आधार पर किए थे, तो सापेक्षिक वंचना के आधार पर। किस आधार पर किए थे, तो सापेक्षिक वंचना के आधार पर। अब आप बोलेंगे कि मैम ये संदर्भ समूह का मतलब क्या होता है, क्योंकि देखिए जब तक आप समाजशास्त्र का कॉन्सेप्ट को नहीं समझिएगा तो चीज़ें आपको कठिन लगेंगी। कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा तो उससे इजी कुछ नहीं होता है। तो देखिए संदर्भ समूह क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं, आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपके कॉलेज में जितने प्रोफेसर आते हैं उनको देखते हैं, तो उनको देखने के बाद आपके मन में होता है कि वाह इनका लाइफ कितना अच्छा है, ठीक है, ये प्रोफेसर है, हम भी इनके जैसा बनेंगे। आप उस समूह के सदस्य नहीं है, लेकिन आप उस समूह का सदस्य बनना चाहते हैं, ये आपका संदर्भ समूह है। तो वही संदर्भ समूह होता है जिसका कि हम सदस्य बनने की इच्छा रखते हैं, ठीक है। क्यों रखते हैं, तो उनका जो जीवन शैली है, उनका जो रहन सहन है, उसको हम लोग आकर्षित होते हैं और उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। पहले जो मनुष्य उस समूह का सदस्य होता नहीं है, लेकिन उसकी इच्छा रहती है कि वो भी उस समूह का सदस्य बनेगा, उसको कहा जाता है संदर्भ समूह। फिर नेक्स्ट है समवयस्क समूह। मतलब ये क्या हो गया, इसमें एक तरह से ये प्राथमिक समूह होता है जो सामान्यतः समान आयु के जो व्यक्ति रहते हैं उनके बीच रहता है, जो समान आयु वर्ग के लोग हो गए, तो वो क्या कहलाएगा, समवयस्क समूह कहलाएगा। देखिए संदर्भ समूह के संदर्भ में न्यूकॉम और टर्नर बोलते हैं कि एक संदर्भ समूह वह समूह है जिससे व्यक्ति तुलना करता है, ठीक है। उससे क्या है ना, तो आप अभी स्टूडेंट है लेकिन आप टीचर के साथ अपना तुलना कर रहे हैं, उनके लाइफ स्टाइल के साथ अपना तुलना कर रहे हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं तो तुलना करता है। सेरिफ और सेरिफ बोलते हैं कि संदर्भ समूह वह समूह है जिसमें व्यक्ति अपने को समूह के अंग के रूप में संबंधित करता है, वो मनोवैज्ञानिक रूप से उनसे जुड़ जाता है। तो समूह की विशेषताएं कौन कौन सी होगी, अगर आपको पूछा जाएगा कि समूह की विशेषता बताइए कौन कौन सा होगा, तो व्यक्ति व समूह अपनी तुलना दूसरे समूह एवं व्यक्तियों से करता है, व्यक्ति की उच्च अभिलाषाओं का यह परिणाम है, इसका अस्तित्व प्राय व्यक्ति के मस्तिष्क में होता है, यह एक सापेक्ष समूह है, यह व्यक्ति के मूल समूह के उच्च स्थिति को होता है, जिसे समाज में प्रतिष्ठा मिली हो, वही व्यक्ति के लिए आदर्श समूह, जिसको हम किसका संदर्भ समूह बनने के लिए खोजेंगे, जिसको हम देखेंगे कि समान में आप जब भी टीचर को देखते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर को देखिए, प्रोफेसर को देखिए, तो उनका लाइफ स्टाइल, उनका जो समाज में सम्मान है, उसको देखकर ही तो प्रभावित होते हैं। आप चाहते हैं कि नहीं हम भी उनके जैसा बनने के लिए, तो ये चीज़ें तो स्वाभाविक है, ठीक है। तो वो हो गए संदर्भ समूह। अब हम लोग देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सामाजिक स्तरीकरण। देखिए मैं पूरा डिटेल्स में आपको नहीं बता रही हूँ, हम लोग यहाँ पे जितने भी चीज़ों को जान रहे हैं वो किसके आधार पर जान रहे हैं, तो एनसीईआरटी के आधार पर, ठीक है। एनसीईआरटी बुक में जो आपको मेंशन किया गया है उसके आधार पर हम लोग जान रहे हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट है सामाजिक स्तरीकरण यानी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। और देखिए सामाजिक स्तरीकरण इससे भी रिलेटेड मैं वीडियो बना चुकी हूँ अलग से क्लास से, आप लोगों को पूरा डिटेल्स में जानना था आप लोग उसको भी जाकर देख सकते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी सीरीज़ को कवर कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी के अंतर्गत देखते हैं कि स्तरीकरण ये जो शब्द है समाजशास्त्र में भूगर्भ शास्त्र से लिया गया है। किससे लिया गया है, तो भूगर्भ शास्त्र से लिया गया है। समाज के विभिन्न समूहों में सामाजिक स्तरीकरण, ठीक है, ये पदानुक्रम है। तो बोल रहा है कि समाज के विभिन्न समूहों में आर्थिक, राजनीतिक व सामाजिक असमानता ही स्तरीकरण है। उसी के आधार पर ही तो हम बोल सकते हैं कि किसका आर्थिक स्थिति अच्छा है, राजनीतिक स्थिति कैसा, कौन ऊंचे स्थान पे है, कौन निम्न स्थान पे, तो इसी आधार पर वर्णन किया जा सकता है। मानव समाजों में ऐतिहासिक रूप में स्तरीकरण की 4 मूल व्यवस्थाएं मौजूद रहती है। जो हमारा मनुष्य का समाज है उसमें अगर स्तरीकरण की बात की जाए तो कितनी मूल व्यवस्थाएं होती हैं, 4 व्यवस्थाएं होती हैं। कौन कौन, दासता, जाति, स्टेट और वर्ग।
दासता, जाति, स्टेट और वर्ग। ध्यान में रखिएगा। इस प्रथा के दो प्रमुख उदाहरण हैं। क्या क्या हो गया? हम लोग प्राचीन ग्रीस और रोम का व 18वीं 19वीं शताब्दी का जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका वो दक्षिणी राज्य है, इसके बीच हम लोग देख सकते हैं कि कैसे वहाँ पे स्तरीकरण है। तो इसके लिए जो विभिन्न समाजशास्त्रियों ने परिभाषाएं दी हैं, जिसमें आपका आ जाएंगे गिलबर्ट। वे बोलते हैं सामाजिक स्तरीकरण समाज का उन स्थानों, समूहों व श्रेणियों में विभाजन है जो कि आपस में श्रेष्ठता एवं अधीनता के संबंधों के द्वारा संबंध होते हैं। गिलबर्ट क्या बोल रहे हैं कि सामाजिक स्तरीकरण समाज का उन समूहों, उन श्रेणियों में कैसा विभाजन है? तो श्रेष्ठता और अधीनता के आधार पर, जो श्रेष्ठ है उनका समाज में स्थान ऊंचा रहेगा, जो अधीन रहेगा उनका समाज में स्थान नीचा रहेगा, उसके आधार पर वर्गीकरण है। वही मेयर महोदय बोलते हैं कि स्तरीकरण विभेदीकरण का परिणाम है। स्तरीकरण क्या है? तो ये विभेदीकरण का परिणाम है। ठीक है, तो अगर इस आधार पे हम लोग इसकी विशेषताओं को जानें तो क्या हो जाएगा? स्तरीकरण एक तरह का प्रतिफल है। इन स्तरों में उच्चता या निम्नता का होना आवश्यक होता है, परस्पर संबंध होता है, सामाजिक स्तरीकरण गतिशील होता है, स्तरीकरण संघर्ष का परिणाम है। स्तरीकरण जो है वो सार्वभौमिक है। हर एक क्षेत्र में आप देखिएगा, आप कॉलेज में भी ले लीजिए, आप ऑफिस में भी ले लीजिए, अगर आपके पास क्वालिफिकेशन, आपके पास योग्यता है तो आप ऊंचे पोस्ट पे जॉब कर रहे होंगे, और जिसके पास क्वालिफिकेशन नहीं है तो वो नीचे पोस्ट पे जॉब कर रहा होगा। ठीक है, तो सब उसी प्रकार से समाज, आपका परिवार के अंतर्गत भी अगर आपकी शारीरिक योग्यता, आपकी क्षमता जैसी है तो आपको उस हिसाब से आपको काम मिलेगा, उस हिसाब से आपका समाज के अंदर, आपका परिवार में भी रहेगा। अब नेक्स्ट है हमारा जो टॉपिक है वो है जाति। ठीक है, क्या है? जाति। तो देखिए, जाति ये जो व्यवस्था है ये पुर्तगाली शब्द कास्टा से बना है, जिसका कि शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्रजाति। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जाति कौन से शब्द से बना है? तो ये पुर्तगाली शब्द बना है, किससे? कास्टा से, जिसका कि अर्थ होता है प्रजाति, नस्ल या जन्म से लिया जाता है। ठीक है, तो पुर्तगाल के ग्रेसिया डी ओरेटा, पुर्तगाल का कौन? तो ग्रेसिया डी ओरेटा ने सर्वप्रथम 1665 में इस शब्द की उत्पत्ति का पता लगाया था। ठीक है, किसने सबसे पहले पता लगाया था? तो पुर्तगाल के ग्रेसिया डी ओरेटा ने 1665 में पता लगाया था। और इस शब्द का भारत के उन लोगों के लिए प्रयोग किया जाता जिन्हें जाति के नाम से पुकारा जाता था। बाद में फ्रांस के अब्बे डुबाई ने इस शब्द का प्रयोग प्रजाति के संदर्भ में किया। अब्बे डुबाई ने किस में किया? तो प्रजाति के संदर्भ में किया। बोल रहा है सर्वप्रथम जाति पर व्यवस्थित कार्य GS घुरिये द्वारा किया गया। अब ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, जैसे घुरिये का नाम आएगा तो आप ये सोचिएगा घुरिये ने जाति से रिलेटेड काम किए हैं। ठीक है, घुरिये आएगा तो जाति रहेगा, जहाँ पे जाति रहेगा वहाँ पे घुरिये रहेंगे, ये उनका कीवर्ड है। तो काम किए थे। उनके अनुसार जाति से तात्पर्य एक ऐसे संवर्ग से है जिसकी सदस्यता क्या होती है? जन्मजात होती है। कैसे? हम जिस जाति में जन्म लेते हैं वही जाति हमारी आमरण तक रहती है। ठीक है, आप जाति आप चेंज नहीं कर सकते, ये आपके जन्म पर आधारित होते। आप अपना वर्ग चेंज कर सकते हैं, अपनी योग्यता क्षमता के आधार पर आप अलग क्लास के बन सकते हैं, लेकिन आपका जाति, जो आपका कास्ट है वो कभी चेंज नहीं होता। इसलिए तो देखिएगा, जब आप सरकारी फॉर्म भरते हैं तो जो महिलाएं होती है, पुरुषों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो महिलाएं हैं जो अपना जब जाति लिखती हैं तो वो उनके मायके का, अगर शादी हो गया हो तो वो मायके का रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि आपका जाति जो वो आपके जन्म पर निर्धारित होता है, आपका ससुराल से नहीं है। आप ससुराल में किसी अलग जाति से भी शादी कर सकते हैं, लेकिन आपका जो जाति है वो जन्म पर आधारित होता है। इसलिए जो कास्ट सर्टिफिकेट बनता है वो मायके से बनता है। ठीक है, इसी कारण से ही बनता है, क्योंकि ये जन्म पर आधारित होता है। जाति अन्य विवाहित परिवारों का एक समूह होता है। यह शुद्ध अशुद्ध के विचारों को मानता है। इसलिए ल्यूइस ड्यूमा ने जाति को मुख्य आधार केवल पवित्रता और अपवित्रता, ल्यूइस ड्यूमा पवित्रता और अपवित्रता, ल्यूइस ड्यूमा पवित्रता और अपवित्रता किसके संदर्भ में? तो जाति के संदर्भ में। ये इनका कीवर्ड है, याद रखिएगा। क्योंकि देखिए, जाति में क्या बोला जाता है कि जाति में प्रतिबंध रहता है, खान पान का प्रतिबंध, विवाह का प्रतिबंध, पवित्रता अपवित्रता का प्रतिबंध रहता है ना, कि जो समाज के अंदर उच्च वर्ण निम्न वर्ण रहता है, छुआछूत रहता है, ये सब चीज़ कहाँ पे देखने को मिलती है? तो जाति में देखने को मिलती है। तो ल्यूइस ड्यूमा ने जाति का आधार क्या बताया था? पवित्रता और अपवित्रता। ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो इसकी परिभाषाएं देखेंगे तो मैक्स वेबर क्या बोलते हैं कि जाति एक बंद समुदाय है,
इरावती कर्वे बोलती हैं कि जाति एक अंतर्विवाही समूह के साथ साथ विस्तृत नातेदारी समूह है। तो अब हम लोग मान लीजिए जाति का आपको विशेषता पूछा जाए कि बताइए तो जाति की विशेषता क्या क्या होती है, तो क्या हो जाएगा, जाति में क्या होता है, भोजन तथा सहवास संबंधी प्रतिबंध रहता है। आप अपनी जाति में ही भोजन कर सकते हैं, कोई दूसरी जाति में भोजन करने का आपको प्रतिबंध रहता है। व्यवसाय का चयन का प्रतिबंध रहता है, जो जिस जाति के में जन्म लेता है वो उसी व्यवसाय को उसको फॉलो करना होता है। अपने व्यवसाय को छोड़कर वो अगर दूसरा व्यवसाय को फॉलो करेगा तो समाज उसको फिर उतना मतलब हे की दृष्टि से देखता है। विवाह संबंधी प्रतिबंध होता है। समाज का खंडात्मक विभाजन हमें देखने को मिलता है। नागरिक धार्मिक नियोगिता व विशेषाधिकार होते हैं। जाति के द्वारा ही समाज में जो इतने सारे वर्ग है, विभाजन है, ये सभी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो हम लोगों ने जाति को देख लिया। अब हम लोग देखेंगे कि वर्ग क्या है। ठीक है, वर्ग, इस टॉपिक को हम लोग देखेंगे कि वर्ग क्या होता है। ठीक है, तो वर्ग का मतलब क्या हो गया, क्लास। वर्ग ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिनकी समाज में सामाजिक परिस्थिति पाई जाती है। एक वर्ग के लोगों की समान सामाजिक परिस्थिति, समान आर्थिक हित, समान जीवन अवसर और एक जैसी वर्ग चेतना पाई जाती है। ठीक है, इसके लिए विभिन्न थिंकर ने अपने टाइम टू टाइम इसकी परिभाषाएं दी हैं। जैसे मैकाइवर एवं पेज बोलते हैं कि एक समाज वर्ग समुदाय का वह भाग है जो सामाजिक परिस्थिति के आधार पर एक दूसरे से अलग किया जाता है। मैक्स वेबर बोलते हैं कि एक वर्ग उन लोगों का समूह है जिन्होंने समान अवसर, सुविधाएं आदि को प्राप्त किया है। वर्ग मतलब एक क्लास। आप अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार उस समूह के, उस क्लास के आप सदस्य बने। इसके लिए जो वर्ग की विशेषताएं हैं उसमें क्या बोला जाता है, वर्ग चेतना का समावेश होता है, उपवर्गों का निर्माण होता है, संस्तरण पाया जाता है। आपको क्लास के अंदर, वर्ग के अंदर भी ऊंच नीच की भावना देखने को मिलती है। ये जन्म से रिलेटेड नहीं होता है, ये कर्म से रिलेटेड होता है। ये एक मुक्त व्यवस्था है, इसमें हमें सामाजिक दूरी देखने को मिलता है। वर्ग के सदस्यों के बीच परस्पर निर्भरता रहती है, अस्थिर धारणा रहती है, अस्थिर आपका अर्जित और परिस्थिति के भी आधार पर वर्ग का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट क्या है हमारा, परिस्थिति एवं भूमिका। किसको देखेंगे हम लोग, परिस्थिति को देखेंगे, फिर भूमिका को देखेंगे। परिस्थिति का मतलब हो गया स्टेटस एंड भूमिका का मतलब हो गया रोल। तो परिस्थिति क्या होता है, तो उसको पहले हम लोग समझते हैं कि परिस्थिति क्या होता है। तो ये समाज या समूह में व्यक्ति के पद को समाजशास्त्रीय भाषा में क्या कहा जाता है, परिस्थिति कहा जाता है। क्या बोला जा रहा है, समाज या समूह में व्यक्ति का जो पद है उसको समाजशास्त्र की भाषा में परिस्थिति बोला जाता है। अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में परिस्थिति व भूमिका शब्द का प्रयोग किया था। अरस्तु ने कहाँ पे प्रयोग किया था, तो उनकी जो पुस्तक थी पॉलिटिक्स, इसमें उन्होंने परिस्थिति व भूमिका शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन इसको रॉल्फ लिल्टन ने अपनी पुस्तक द स्टडी ऑफ मैन 1920 में वैज्ञानिक रूप से प्रस्तुत किया, मतलब उसको और बेहतर और बड़ा रूप में उन्होंने इसका वर्णन किया। तो बोला जा रहा है कि प्रत्येक समाज व समूह में व्यक्ति एक समय विशेष में कोई न कोई स्थान व पद अवश्य धारण करता है। व्यक्ति जैसा ही व्यवहार करता है, जैसा उस परिस्थिति से संबंधित मानदंड उसको अपेक्षित किए जाते हैं, उस हिसाब से वो वैसा व्यवहार करता है। भूमिका परिस्थिति का सक्रिय या व्यवहारात्मक पक्ष होता है। आप जैसे मान लीजिए परिस्थिति दो प्रकार का होता है, प्रदत्त और अर्जित। जो आपको जन्म से प्राप्त होता है वो क्या हो जाएगा, प्रदत्त परिस्थिति होगा, और जिसके लिए आपको कर्म करना पड़ता है वो क्या हो जाएगा, अर्जित परिस्थिति हो गया। जैसे आप इसको एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि आपने जन्म लिया और जन्म लेते के साथ ही आपको पिता मिले, ठीक है, आप किसी का पुत्र बने, किसी का बड़ा भाई बने, किसी का छोटा भाई बने, इसके लिए कोई आपको मेहनत करने का जरूरत नहीं पड़ रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, परिस्थिति हो गया। अब आप मान लीजिए कि आप पुत्र बने हैं, तो पुत्री बने हैं, तो इसका तो आपका तो एक रोल है कि आपको किस तरह से समाज में रहना है, किस तरह से अपने परिवार के सदस्यों के साथ व्यवहार करना है। तो वो जो आप रोल अदा कर रहे हैं वो भूमिका कहलाया, वही क्या कहलाया, भूमिका कहलाया। और वही चीज़ जिसके लिए आपको मेहनत करना पड़े, जैसे आपका मान लीजिए आप पति पत्नी ये चीज़ बने, ठीक है, तो आप ये क्या हो गया, अर्जित परिस्थिति हो गया। टीचर बने, डॉक्टर बने, तो ये क्या हो गया, अर्जित, क्योंकि इसके लिए आपको अर्जन करना पड़ रहा है, ठीक है, आपको विवाह करना पड़ रहा है, अब डॉक्टर बने आपको इसके लिए पढ़ाई करना पड़ रहा है, तो ये अर्जित परिस्थिति हो गया।
तो पदस्थ परिस्थिति एक सामाजिक स्थिति है। सरल और परंपरागत समाज में पदस्थ परिस्थिति हमें देखने को मिलती है। ठीक है, इसके लिए राल्फ लिल्टर महोदय अपनी परिभाषा देते हैं कि किसी व्यक्ति को एक समय विशेष में जो स्थान प्राप्त होता है वही क्या कहलाता है, उसका सामाजिक परिस्थिति कहलाता है। मैकइवर एवं पेज बोलते हैं कि परिस्थिति वह सामाजिक पद है जो व्यक्तिगत गुण तथा सामाजिक सेवा से पृथक व्यक्ति की आदर, प्रतिष्ठा और प्रभाव की मात्रा का निर्धारण करती है। ठीक है, तो परिस्थिति के प्रकार कितने होते हैं? तो राल्फ लिल्टर ने 3 प्रकार की परिस्थितियों के बारे में बात किए थे। राल्फ लिल्टर कितने प्रकार की परिस्थिति बताए थे? 3 प्रकार की परिस्थिति बताए थे। किसमें? जब उन्होंने 1936 में परिस्थिति के प्रकारों के बारे में बात की तो द स्टडी ऑफ मैन उनकी पुस्तक थी 1920 में। 1930 में फिर उन्होंने उसके प्रकारों के संदर्भ में बात की, पदस्थ परिस्थिति, अर्जित परिस्थिति और काल्पनिक परिस्थिति। पदस्थ परिस्थिति क्या होता है? जब समाज व्यक्ति की इच्छा को ध्यान में न रखकर व्यक्ति को एक पद प्रदान कर देता है। ये जन्म से रिलेटेड होती है। ठीक है, जैसे आप जन्म से ही आप पुरुष या स्त्री हो जाते हैं, ये पदस्थ परिस्थिति हो गया। और जिस परिस्थिति क्या होता है, इसमें गुण, योग्यता, क्षमता के आधार पर आपको जो चीज़ें मिलती हैं, जैसे आपका कोई शिक्षा हो गया, राजनीतिक सत्ता हो गया, डॉक्टर बन रहे हैं, आपका विवाह हो गया, ये सभी चीज़ें क्या हो गई आपकी अर्जित परिस्थिति के अंदर। और जो काल्पनिक परिस्थिति होती है, यह परिस्थिति व्यक्ति की कल्पना पर आधारित होती है, अर्थात अपनी इच्छा अनुसार काल्पनिक रूप से जो परिस्थिति को वो हासिल करना चाहता है वो क्या होता है? काल्पनिक परिस्थिति कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है भूमिका। भूमिका मैंने आपको समझाया कि क्या होता है भूमिका। तो देखिए, भूमिका के संदर्भ में जॉर्ज हर्बर्ट मीड इसका सर्वप्रथम प्रयोग करते हैं अपने पुस्तक माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी में। आप लोगों का आज का होमवर्क रहा कि बताइए कि माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक की रचना का काल क्या है। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक की रचना का काल क्या है, इसको आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो देखिए, भूमिका, ये जो परिभाषा है ये क्या राल्फ लिल्टर ने दी है, जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने इसकी विस्तृत व्याख्या की है और राल्फ लिल्टर ने फिर इसको अपना और ज़्यादा वर्णन किया। तो हम लोगों ने क्या देखा? भूमिका को देखा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है भूमिका संघर्ष। क्या है? भूमिका संघर्ष, यानी रोल कॉन्फ्लिक्ट। इस पे क्या बोला था, इसको क्या है, इसका कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि जब एक या अधिक परिस्थितियों से जुड़ी भूमिकाओं की असंगतता रहती है, यह तब होता है जब 2 या 2 से अधिक भूमिकाओं से विरोधी अपेक्षाएं पैदा हो जाती हैं। जैसे कोई मध्यम वर्गीय कामकाजी महिला को घर पर माँ तथा पत्नी और कार्यस्थल में एक कुशल व्यवसाय की भूमिका निभाती है, तो कभी कभी इन दोनों जो उसका जो रोल है होता है, इसका भूमिका, उसमें उसको संघर्ष देखने को मिलता है। तो उसको ही क्या कहा जाता है? भूमिका संघर्ष कहा जाता है। ठीक है, जिसमें आप एक समय में तो मान लीजिए कि कोई कोर्ट के जज हैं, तो वो जज है, उसके कटघरा में जो दोषी आया है वो उसका पुत्र ही हो गया। अब उसका मुकदमा उसको लड़ना होगा, तो एक जगह पे तो वो जज है और एक जगह पे वो पिता है, तो फिर वो जो भूमिका उसको अदा करना होगा, तो ये जो संघर्ष है ये भूमिका संघर्ष कहलाता है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है सामाजिक नियंत्रण, यानी सोशल कंट्रोल। तो देखिए, हम जो मनुष्य हैं, हम लोग कहाँ रहते हैं? सोसाइटी के अंतर्गत रहते हैं। तो हमारे ऊपर कंट्रोल करने के लिए 2 चीज़ें हैं। एक तो हम लोग धर्म के द्वारा हमारे ऊपर कंट्रोल रहता है और दूसरा होता है कानून के द्वारा। हम कोई भी बुरा काम करने से इसलिए डरते हैं कि हम सोचते हैं कि बुरा काम करेंगे तो भगवान हमको सजा देंगे। धर्म के द्वारा हमारे ऊपर कंट्रोल रहता है। और दूसरा, हम इसलिए डरते हैं कि अगर हम बुरा काम करेंगे तो कानून हमको सजा देगा, इसलिए हम बुरा काम करने से डरते हैं कि नहीं, हम गलत काम नहीं करेंगे, कानून हमको सजा देगा। तो बोल सकते हैं कि यह एक सामाजिक प्रक्रिया है जो सामाजिक व्यवस्था बनाए रखती है। यह अपेक्षित व्यवहार और वास्तविक व्यवहार की दूरी को कम करता है तथा अंतर को बढ़ने नहीं देता है। सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिकन समाजशास्त्री E.A. रॉस ने 1901 में अपनी पुस्तक सोशल कंट्रोल में किया था। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो आई होप आप लोगों को आज का क्लास हेल्पफुल लगा होगा। इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।